नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत के जिस सेमीफाइनल या यूं कहूं इलेक्शन के जिस सेमीफाइनल का आपको इंतज़ार था, उसके नतीजों की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही है। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी मतदान खत्म हो चुका है। आज राजस्थान में भी वोटिंग मतदान खत्म हो चुका है। अब सवाल आपके जहन में ये होगा कि राजस्थान कौन जीत रहा है? गहलोत जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, या मोदी जी गुजरात लॉबी जीत रही है? आपके जहन में सवाल होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? राजस्थान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सेमीफाइनल, ये जो 5 राज्य हैं, इसका सेमीफाइनल कौन जीत रहा है? कांग्रेस या मोदी जी? अब दोस्तों, चुनाव चाहे एक राज्य का हो, चाहे 5 राज्य का हो, चाहे क्वार्टर फाइनल हो, चाहे सेमीफाइनल हो, चुनाव में हार जीत कांग्रेस और बीजेपी के लिए आज के दौर में बराबर के मायने रखती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि राहुल गांधी का भविष्य दांव पर नहीं लगा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस सेमीफाइनल में मोदी जी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जी हां, मोदी जी का भविष्य कहीं ज्यादा दांव पर लगा हुआ है। और ये सेमीफाइनल अगर मोदी जी जीतते हैं तो जाहिर तौर पर 2024 में उनकी उम्मीदवारी और मजबूत होगी। लेकिन अगर ये सेमीफाइनल मोदी जी हारते हैं, गुजरात लॉबी हारती है, अब प्रत्याशित हार का सामना करना पड़ता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो फिर क्या होगा? इसके मतलब फिर क्या है? इस हार के मतलब फिर क्या होंगे? क्या मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का जादू, मोदी जी की अपील, मोदी फैक्टर, क्या हम ये कहें कि उसका असर कम हो रहा है? अब दोस्तों, अगर व्यवहारिक तौर पर देखें या एक प्रैग्मैटिक व्यू लें, तो राहुल गांधी आज की तारीख में विपक्ष के बड़े नेता हैं। एक बड़ी पार्टी जो विपक्ष की है कांग्रेस, उसके आप कह सकते हैं एक चेहरा बन गए हैं आज की तारीख में। राहुल गांधी कमोबेश एक चैलेंजर है, वो चैलेंज कर रहे हैं मोदी की सत्ता को। अगर देखा जाए तो जो ताकत है, जो हुकूमत है, जो पावर है, वो 2 लोगों में कंसंट्रेटेड है, मोदी और अमित शाह में। यानी जो सत्ता का प्रतीक है वो ये गुजरात लॉबी है। कुर्सी मोदी जी के पास है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सेमीफाइनल को, ये जो 5 राज्य हैं, इस सेमीफाइनल को हमें मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी है कि क्या मोदी इसको लूज कर रहे हैं तो क्या होगा, और मोदी जी अगर इसको जीत रहे हैं तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर मोदी फैक्टर कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों, आप अगर बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं उनका विश्लेषण देखें, या जो गोदी मीडिया है, सरकारी मीडिया है, इसके ओपिनियन पोल देखें, सर्वे देखें इन 5 राज्यों को लेकर, उसका जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, या जो संकेत सामने आ रहा है उभर कर, वो ये है कि ये 5 राज्य बहुत डिफ़िकल्ट हैं। एक मुश्किल चुनौती है मोदी के लिए। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप फाइनल का ध्यान दीजिए 2024 का, उसको अगर आप ध्यान में लेते हैं तो ये सेमीफाइनल मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा है, एक तरह का लिटमस टेस्ट है, क्योंकि ठीक 4-5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और अगर आप ये 5 राज्य देखें, मैं नीचे से शुरू करूं तो मिज़ोरम, और ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं ये ओपिनियन पोल और खासकर जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या मानना है। मिज़ोरम देखें आप, मिज़ोरम में आप कह सकते हैं कि बीजेपी की भले ही वहाँ पर एनडीए की सरकार हो, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो मिज़ोरम की पार्टी है, वो मोदी जी के साथ है, लेकिन मणिपुर हिंसा के बाद हालात ऐसे ख़राब हुए नॉर्थ ईस्ट में कि पहली बार 9.5 साल में मोदी जी एक राज्य में चुनाव के समय एक रैली नहीं कर पाए। मोदी जी पहली बार हिम्मत नहीं जुटा पाए इस राज्य में जाने की, मिज़ोरम में। और मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि मोदी जी ने जिस तरह का आप कह सकते हैं प्रशय दिया, या जिस तरह का प्रशय उन्होंने दिया है, जिस तरह की हिंसा हुई है मणिपुर में, उससे मिज़ोरम आहत है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर मोदी आते हैं मिज़ोरम रैली में तो मैं उन मंच पर नहीं खड़ा हो सकता उनके साथ, ये मेरा अपमान होगा। जाहिर तौर पे मिज़ोरम को मैं इस सूची से फिर बाहर करता हूँ जब मोदी जी जा ही नहीं रहे। अब तेलंगाना की बात करते हैं।
तेलंगाना में अगर आप 7-8 महीने पहले का सिनेरियो देखें, परिदृश्य, तो अमित शाह को लगता था और मोदी जी को लगता था, खासकर हैदराबाद में जो चुनाव हुए कॉरपोरेशन के, उसके बाद लगता था कि यहाँ पर हिंदुत्व का बिगुल फूकेंगे, भगवा लहराएंगे, मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है हैदराबाद के चारों तरफ, और फिर मोदी जी का डंका बोलेगा। लेकिन ये सपने धरे के धरे रह गए और आज तेलंगाना की स्थिति है कि बीजेपी वहाँ फाइट में ही नहीं। आज फाइट तेलंगाना में केसीआर और राहुल गांधी के बीच में, कांग्रेस और बीआरएस के बीच में। यहाँ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बीजेपी। बुरी खबर हैदराबाद से मोदी जी के लिए। हम दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने अपने तरकश से हर तीर निकाले और हर तीर आजमाए। वो तीर सीबीआई का था, वो तीर ईडी का था, वो तीर इनकम टैक्स का था। जो भी बन सकता था मोदी जी ने वो किया वहाँ पर। और इसीलिए 7 तारीख को जब वहाँ वोटिंग थी, 7 नवंबर को वोटिंग थी छत्तीसगढ़ में, उससे 3-4 दिन पहले मोदी जी ने एक फाइनल अटेम्प्ट लिया और ईडी को छोड़ दिया रायपुर में, घेराबंदी कर ली भूपेश बघेल की। और लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार तो गुजरात लॉबी ने तय कर लिया था कि बघेल को जेल ही भेज देते हैं। एक नया केस उन्होंने खोला महादेव ऐप को लेकर, जिस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। तो जेल भेजने की तैयारी थी, इतना डेस्परेशन था कि बघेल को जेल भेजो तभी इस राज्य में कुछ कर पाओगे। क्योंकि उससे पहले जितने भी नेता थे बीजेपी के, जो बड़े चेहरे थे जैसे रमन सिंह, इनको मोदी जी ने पहले से ही गोदाम में बंद कर दिया था, बर्फ लगा दी थी। आप कह सकते हैं कि रमन सिंह को उन्होंने हाशिए पर रख दिया था, जो वहाँ के 3 बार के मुख्यमंत्री थे और अकेले ही छत्तीसगढ़ में झंडे गाड़ना चाहते थे मोदी जी। हालत ये हुई कि एक बघेल ने उनको नाको चने चबवा दिए। छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में जब उन्होंने सारे तीर छोड़े हैं बघेल पर, आज भी बघेल मजबूती से खड़े हैं और लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ चमत्कार ही मोदी जी को जिता सकता है। अब दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है, पुराना किला रहा है, बीजेपी मध्य प्रदेश में हुकूमत करती चली आई है, लेकिन इस बार वहाँ पर जो बॉटम लाइन है वो ये है कि एक तरफ परिवर्तन की डिमांड है, परिवर्तन की मांग है, परिवर्तन की उम्मीद है, और दूसरी तरफ डबल इंजन की साख है। बीजेपी के डबल इंजन की साख है, दांव पे लगा है डबल इंजन, मोदी जी की सरकार और शिवराज की सरकार। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि शिवराज यूँ तो उन्होंने बहुत कोशिश करी इन 17-18 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालने की कोशिश करी, लेकिन फ़िलहाल इन 3-4 वर्षों में ऐसा लगता है, अगर आप लोगों से वहाँ बात करें, शिवराज सिंह से जनता ऊबने लगी थी और उनको ऐसा लगता था, जनता को ऐसा लगता है कि जितना शिवराज को डिलीवर करना था वो कर चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं चेंज ऑफ पावर, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा अगर है कहीं तो मध्य प्रदेश में। तो ये एक अग्नि परीक्षा होगी मोदी जी के लिए, मध्य प्रदेश को जीतना। लिटमस टेस्ट है कि क्या मोदी फैक्टर अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है। डबल इंजन की सरकार वर्सेस चेंज ऑफ रिजीम, परिवर्तन। अब दोस्तों अगर राजस्थान अगर आप देखें तो राजस्थान बीजेपी का वो गढ़ रहा है, वो किला रहा है, जहां बीजेपी आप कह सकते हैं सबसे पहले अगर बीजेपी का कहीं निशान दिखा है तो ये राजस्थान रहा है। और राजस्थान में एक रिवाज भी रहा है सत्ता परिवर्तन का, कम से कम 25-30 साल का जो चुनावी इतिहास है वो बताता है कि यहाँ पावर रोटेशन में आती है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो इस बार तो बीजेपी की बारी है, आना तो बीजेपी को ही चाहिए, इसलिए बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि इस बार टर्न जो है वो बीजेपी का है। लेकिन ये एक ऐसा घर है बीजेपी का जहां आग घर के चिराग से लगाई गई है, और ये जो घर का चिराग है इसमें गुजरात लॉबी की एक बड़ी भूमिका है। आप यूं कह सकते हैं कि जो सबसे रोशन चिराग है वो ये महारानी है, वसुंधरा राजे। और इस चिराग को बार बार पिछले 8-9 साल में बुझाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस तो फिर भी इस दिए में तेल डालती रही। इस चिराग को बुझाने की कोशिश रहनुमा ने की। इस चिराग को बुझाने की कोशिश
मोदी जी ने बार बार की, और इसीलिए आज राजस्थान का ये हाल। फिर भी सचिन पायलट और गहलोत साहब में जो कशमकश होती रही सत्ता को लेकर, सियासत को लेकर, उसको हम नहीं भूल सकते। अगर उसको हम जहन में रखते हैं तो राजस्थान आप कह सकते हैं एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को आज भी एज है। तो अगर यहां पर बाजी पलटती है तो चमत्कार जो होगा वो अशोक गहलोत जादूगर की तरफ से होगा। अब दोस्तों, जो असली सवाल जो मैंने कहा था कि बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं ये 5 राज्यों का ये सेमीफाइनल देख रहा हूँ तो कम से कम 3 स्टेट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस अग्नि परीक्षा में मोदी जी को जीतने चाहिए। और अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी नहीं जीत सकती, मोदी नहीं जीत सकते, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, अगर मोदी ये भी नहीं जीत पाए, ये भी गंवा बैठे, तो आप मान के चलिए कि ये जो जादू है, ये जो मोदी फैक्टर है, ये जो मोदी के मैजिक की बात हो रही है, ये मोदी मैजिक धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। धीरे धीरे मोदी मैजिक, मोदी का जो जादू है, ये जनता के सिर से उतर रहा है, जो सिर पे चढ़कर बोल रहा था। और अगर ये जादू उतर रहा है तो 2024 का मोदी जी का रास्ता फिर बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, इन 5 राज्यों के नतीजों का दिन वाकई बहुत करीब आ गया है। 3 दिसंबर को फैसला आना है। सबकी निगाहें 3 दिसंबर पर होंगी कि जो स्कोर बोर्ड है उसमें मोदी जी के लिए क्या स्कोर है। क्या वो राजस्थान जीत रहे हैं? क्या वो राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत रहे हैं? क्या वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं? 3 राज्य जीत रहे हैं? क्या ये स्कोर है? या फिर वो 1 राज्य जीत रहे हैं, या वो कुछ नहीं जीत रहे हैं? सेमीफाइनल हार रहे हैं मोदी, सेमीफाइनल जीत रहे हैं, और इनका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ क्योंकि बहुत कुछ अभी आपको बताना है। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर रविकांत राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं, इन तीनों राज्यों पर अच्छी पैठ रखते हैं। उनके पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मोदी जी इस अग्नि परीक्षा में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल है आज वो ये है कि इससे पहले कि मैं 5 राज्यों की बात करूं कि क्या होने जा रहा है, बीजेपी हारी तो क्या होगा, बीजेपी जीती तो क्या होगा, मैं उस पर तो बाद में आऊंगा। लेकिन मैंने कहा शुरू में ही मैं आपसे पूछ लूं कि 2019 के जो मोदी थे, मोदी मोदी नमो नमो, 2019 के मोदी और आज 2024 के मोदी, मैं 24 इसलिए कह रहा हूं दिसंबर के बाद फिर 24 है और 24 का फाइनल है, तो 2019 के मोदी और 2024 के मोदी, बुनियादी फर्क क्या दिखता है आपको? दीपक जी, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का 2019 वाले जो मोदी है ना, वो याद कीजिए घर में घुस करके मारा था उन्होंने, बालाकोट याद है ना, सर्जिकल स्ट्राइक, और पुलवामा, माने 14 फरवरी 2019 की वो घटना जिसने पूरे देश को दुखमय कर दिया था, वेदनामय कर दिया था। और उसके बाद अब वो उनकी किस्मत से हुआ क्या हुआ कि पूरा 2019 का चुनाव उस राष्ट्रवाद की छौंक पर हो गया। और अगर ये नहीं हुआ होता तो भी मैं बता दूं क्या होता, तो वो पूर्ण बहुमत वाला खेल नहीं होता। 2019 में आते आते जो चीजें दिख रही थी जी, तो मिली जुली सरकार बनती, लेकिन 303 का आंकड़ा जो उन्होंने पाया वो उसी ताकत के बदौलत घर में घुस करके मारा था। लेकिन आज के हालात क्या है दीपक जी? भले ही मोदी जी तेजस में उड़ान भर रहे हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीन घुसा हुआ है इधर। मोदी जी भले ही इनकार कर रहे हो कि न कोई घुसा था न कोई घुसा हुआ है, बल्कि सच्चाई तो देश को पता है ना। तो तब के मोदी जिनमें ये हिम्मत थी कि वो घुस करके मार सकते थे, और आज के मोदी वो है जहां पर चीन पर न वो लाल लाल आंखें दिखा पा रहे, न एक शब्द बोल पा रहे। ये अंतर है। मतलब आपका ये कहना है कि कहां तो मोदी घर में घुसकर मारने की बात कह रहे थे और कहां हमारे घर में खुद घुसा हुआ है चीन। कहने का मतलब डॉक्टर साहब, मैं ये मानूं कि मोदी जिस जमीन पर खड़े हैं वो 2019 से बिल्कुल अलग है, आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली। देखिए, 2019 में उसी पुलवामा ने, उसी बालाकोट ने उन्हें एक बड़ा मुद्दा दे दिया था।
और उस राष्ट्रवाद के इश्यू पर नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सारे विपक्षी दलों को छक्के छुड़ा दिए, चित कर दिया चारों खाने। लेकिन आज की हालत यह है कि मोदी जी ढूंढ रहे हैं कि कोई मुद्दा मिल जाए। कभी वो सांप्रदायिकता पर आते हैं, कभी हिंदुत्व को पकड़ते हैं, फिर कभी और कोई तीसरा कार्ड खेलते हैं, जी लेकिन मिल नहीं पा रहा है। आज जी बीजेपी मुद्दा विहीन है जी और मुद्दा विहीन बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी 24 में, जब वो इन 5 राज्यों में भटकती हुई दिखाई दी। जी। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनल क्या होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आज असली सवाल पर आ रहा हूँ। राजस्थान में आज वोटिंग समाप्त हो गई जब हम लोग बात कर रहे हैं, और राजस्थान में मतदान से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अध्याय भी समाप्त हो चुका है। जो भी लोगों का मंतव्य है या मतदान है वो मशीनों में कैद हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं ये जो 5 में से 3 डिसाइसिव स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों में मतदान खत्म हो गया। आज राजस्थान में हुआ। आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में आपको लगता है कि अभी भी अपर एज है या गहलोत वहां बाजी पलट सकते हैं? राजस्थान के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से दीपक जी, ये तीनों राज्यों का आपने जिक्र किया, तीनों हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जहां पे मोदी की तू बोलती थी। इस समय राजस्थान में आज जो वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस की तरफ से अगर आप कहें तो गहलोत साहब की नीतियां, उनकी जो वेलफेयर वेलफेयर स्कीम्स स्कीम्स। थी, और दूसरी तरफ मोदी जी की अपील, क्योंकि वसुंधरा राजे को उन्होंने किनारे कर दिया था, बाकी और किसी को आगे किया नहीं। ये दो ही वहां चुनावी एजेंडे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अशोक गहलोत की वो नीतियां भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन फिर भी नतीजे तो 3 को आएंगे। बावजूद इसके अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 60, 70, 80 तक भी पहुंच जाती है, 80 मैं सीट ये तक। कि 80 सीट तक पहुंच जाती है, मैं वो कतई एज नहीं दे रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा कमजोर विकेट पर वहां पर कांग्रेस पार्टी है, ये मान के चल रहा हूं, तो भी बीजेपी की जीत को आप जीत नहीं मान सकते, उतनी बड़ी जीत नहीं मान सकते। और जी राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, मोदी जी मुद्दा बहीन तो हो ही गए हैं, हार पर हार उनको मिल रही। हिमाचल में हार मिली, कर्नाटक में हार मिली, और हर जगह उन्होंने अपने फेस को आगे किया। राजस्थान में भी उनका ही फेस आगे है, उनकी ही अपील आगे है। इसलिए अगर बीजेपी 100, 105 पर भी अटकती है, अब जी। बहुत बड़ी मार्जिन ले, मैं 163 समझ जैसा गया। हो जाए खेल, तब तो मैं नहीं कह सकता। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 105 में फंसती है और जीत भी जाती है तो भी मतलब आप 2024 के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि कांग्रेस का इन सारे हालात के बावजूद 70-80 सीटों पर आना, यानी अगर कांग्रेस एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करती है तो 24 की उम्मीदें बरकरार हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि राजस्थान में तो 3 दशक से वो एक रवायत चल रही है कि हर रोटेशन की। 5वें साल पर सरकार बदलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सम्मानजनक स्कोर भी कर लेती है तो इसका मतलब है कि मोदी का जो मैजिक है वो नहीं चल रहा। अब डॉक्टर मोदी यहाँ जी एक का चीज और मैजिक तो पूछने, तब है। चलिए हम लोग संभावनाओं पे बात करें तो यहाँ एक सवाल कि अगर मोदी जी राजस्थान भी हार जाते हैं, जहां उनके जीतने की संभावना, जहां उनको एज है, जो अगर मान लीजिए अगर मोदी जी राजस्थान भी हार जाते हैं, छत्तीसगढ़ तो बहुत मुश्किल है, अगर ये स्कोर 5-0 हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है मिजोरम में कोई संभावना नहीं, 0% है चांसेस। तेलंगाना में बीजेपी ने खुद ही जो है वो अपने को किनारे कर लिया है, क्योंकि वो वहां कांग्रेस और बीआरएस में बहुत टफ फाइट है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकला और मध्य प्रदेश निकला और राजस्थान भी निकल गया, अगर ऐसी स्थिति हो गई 5-0 की, 5-0, एक भी राज्य मोदी अगर नहीं जीत पाए, फिर डॉक्टर साहब क्या होगा 24 में? दीपक जी, मैं थोड़ा सा सवाल आपको उलट दे रहा हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मान लीजिए तीनों राज्य बीजेपी जीत जाए, मध्य प्रदेश, जी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तब तो जी आप मानेंगे कि हाँ, मोदी जी का जादू चला है।
अगर ये तीनों में जीत जाए, राजस्थान में जीत जाए तो वो जीत नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो एक रवायत है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय जो लड़ाई थी वो परिवर्तन बनाम डबल इंजन की थी, और जिस तरह से फील्डिंग करी है और बैटिंग करी है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, उन कमलनाथ ने, वो ये दिखाता है, मतलब अभी हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में भी विश्लेषक कह रहे हैं कि मजबूत स्थिति में, लेकिन मोदी का मैजिक तो तब होगा जब इन तीनों में वो जीत ले। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अगर कहीं राजस्थान भी हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा? जो राहुल गांधी ने कहा कि जहां जहां वो जा रहे हैं वहीं हार रहे हैं। माने राहुल ने जो कहा कि मोदी जी तो पनौती हो गए, फिर तो आप ये मान के चलिएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गए पनौती। हिमाचल में गए, कर्नाटक में गए। मोदी जी का एक वो भी दौर था, नो डाउट, कि जब वो सरकार में आए 2014 में, तो उन्होंने बड़े बड़े स्टेट दिए बीजेपी को। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने दी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, असम में सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार बनाई, और उस समय तो सिक्सर पर सिक्सर मार रहे थे मोदी। लेकिन यही वक्त का फेर है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और मोदी जी ने जो भी वादे लोगों से किए थे, अब उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे। तो लोग अब जिस तरह से उनको देख रहे हैं, और अगर ये राजस्थान भी निकलता है हाथ से, 5-0 का स्कोर अगर कहीं टंगता है, तब तो फिर ये आप मान करके चलिएगा कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। और फिर 24 की तस्वीर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी प्रेडिक्ट करने। भैंस पानी में गई, जो कहते हैं हम लखनऊ में। डेफिनेटली। और वो पानी में गई नहीं, डूब गई। ये नहीं तो ये भैंस पानी में जाने का मतलब तो बता दीजिए आप सब। भैंस पानी में गई का मतलब है सब कुछ चौपट हो गया, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। वो डूब के को तिनके का सहारा भी नहीं होगा। फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि कहीं से बैकडोर से, कहीं एनडीए मजबूत करके कोई राजभर, कोई संजय निषाद ये कुछ आएंगे। फिर वो केवट नहीं मिलने वाला, नौका उतारने वाला। डूबने का मतलब है कि वहां कुछ बचा नहीं है, केवट भी नहीं है, गई भैंस पानी में, उसका मतलब ये। डॉक्टर साहब एक चीज और, आपने सही कहा कि जो चुनौती है, या आप जिसको मान रहे हैं, आपका जो सवाल है, आपने काउंटर क्वेश्चन आज मुझसे किया, और आपका ये कहना था कि आप ये इंतजार कर रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्य मोदी जी जीत पाते हैं उनके चेहरे पर, क्योंकि मोदी जी ने बहुत जबरदस्त कैंपेन छत्तीसगढ़ में किया, जहां पर उन्होंने महादेव ऐप स्कैम खोल दिया। एक ड्राइवर ने आरोप लगा दिया कि 500 करोड़ रुपए दिए हैं, ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। रातों रात हमने देखा कि बघेल के जेल जाने की तैयारी हो रही थी। तो मेहनत तो करी है मोदी जी की ईडी ने, और मोदी जी ने भी वहां बहुत जबरदस्त कैंपेन किया, और मध्य प्रदेश में भी उन्हें सारी ताकत झोंकी है अमित शाह और मोदी ने। तो आपका ये मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य मोदी जी जीतते हैं, तब तो बात है 24 में फाइट वाली, तब तो ये पता लगता है कि भाई मोदी मैजिक बरकरार है, जादू जो है अभी भी सर चढ़ के बोल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको लगता है कि भैंस पानी में गई। डॉक्टर साहब एक चीज जो उभर के आती है, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं जो सेमीफाइनल है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की पोजीशन टाइट है, राजस्थान में बीजेपी जीत सकती है, लेकिन अगर हम माने कि वहां भी कांटे की टक्कर है, सपोज करिए अगर वहां भी कांटे की टक्कर है, और 3 दिसंबर को अगर ये तीनों राज्य, यानी जो स्कोर बोर्ड है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता, जो फाइनल टैली आती है कि भाई कहां कहां बीजेपी जीती, कहां कहां हारी, वो अगर मोदी जी को कहीं ना कहीं मायूस करता है, जो स्कोर बोर्ड है 3 तारीख को, तो इधर छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश चला जाए, उधर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर घमासान है योगी और मोदी के बीच में। अगर ये स्थिति है कि कहां तो उत्तर भारत आपके हाथ से निकल रहा है, और उत्तर प्रदेश में मटियामेट स्थिति हो रही है, क्योंकि वहां पर योगी और मोदी के बीच में जो टसल है गुजरात लॉबी के बीच में, वो अपने चरम पर है।
चरम पर है। ऐसी स्थिति में आपको ये 24 क्या दिख रहा है? नहीं, उसके देखिए ये तीनों राज्य वो है जहां पे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी आज बेहद लोकप्रिय है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, साउथ इंड कर्नाटक से। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रही है, उम्मीदों का केंद्र बन रही है, और बीजेपी के लिए माने मोदी जी के लिए सबसे बड़ा कांटा ये नंबर 1। नंबर 2, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश वो सूबा है जो दिल्ली तय करता है, लेकिन यहां पर योगी जी हैं। योगी जी और अमित शाह के बीच की जो टसल है कि 24 के बाद कौन होगा, ये जो उत्तराधिकारी का संघर्ष है, ये बीजेपी को कहीं डुबो न दे। ये सबसे बड़ी आशंका बीजेपी को भी होगा, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं। और अगर इस टसल में कहीं उत्तर प्रदेश भी चला गया तो दीपक जी 200 तो बहुत है, 200 बहुत है। 150 के आसपास सिमट जाएगी बीजेपी। 150, इससे ऊपर अगर एक भी, मुझे नहीं लगता कि 51 भी हो जाए उसका। नहीं, जाहिर बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही अगर हालत खराब होने लगी, जिस तरह का संघर्ष हम देख रहे हैं, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य रूठे हुए हैं, पंकज चौधरी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है भाई योगी को वो रिप्लेस करेंगे, योगी को कुर्सी से उतारने की, योगी को चुनाव लड़वाने की, इस तरह की चीजें जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, वाकई बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही असहज घटनाक्रम है। और दूसरा, अगर उत्तर भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान में बीजेपी का स्कोर बहुत ही खराब रहता है, तो एक चीज डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं कि मोदी के लिए बहुत मुसीबत बढ़ने वाली, मोदी कह लीजिए अमित शाह, दोनों के लिए, गुजरात लॉबी के लिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब आखिरी चलते चलते सवाल मैं ये करूंगा, क्या आपको लगता है कि 2018 में कांग्रेस राजस्थान में जीती थी, छत्तीसगढ़ में जीती थी और मध्य प्रदेश भी जीती, तीनों राज्य जीती थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया, कांग्रेस बुरी तरह हारी और लोकसभा में पूरा, मतलब आप कह सकते हैं मेज ही पलट दी मोदी जी ने। तो आपको लगता है कि क्या इस बार अगर बीजेपी ये तीनों राज्य हारती है, अगर हार जाती है, तो इसका असर 2024 में नहीं होगा? 2024 में फिर लोग लोकसभा में मोदी को वोट करेंगे, या अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है? बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। एक तो ये तीनों राज्य में केवल एक लोकसभा सीट बीजेपी कांग्रेस पार्टी जीती थी, कमलनाथ के बेटे। बाकी क्लीन छत्तीसगढ़ में 2 सीटें थी, 65 में से 65 में 3 सीटें जीती थी, राजस्थान में 0 था स्कोर, केवल 3 सीट। अब आप ये समझिए, उस समय जो मैंने जिक्र किया कि पुलवामा, अब वो किसकी किस्मत से हुआ था। आज की तारीख में बीजेपी और आरएसएस भी जानती है कि उसका मंदिर मुद्दा भी नहीं चल रहा है, मुद्दे की तलाश में है मोदी जी, बराबर भटकाव है। और अगर कोई ऐसा मुद्दा उनके हाथ लग जाए, बालाकोट की तरह, वो भी तो उसमें राष्ट्रवाद या कोई धर्म का इशू ऐसा निकल के आ जाए, जाति वाला तो गया उनका, जो सोशल इंजीनियरिंग करते थे मोदी जी, वो सोशल इंजीनियरिंग उनकी अब गायब हो चुकी है। धर्म का इशू चल नहीं रहा है, ले देकर वो जो राष्ट्रवाद का इशू है उसमें भी भारत माता की जय को लेकर के आगे राहुल गांधी, तो उसमें भी उन्होंने पूछ लिया कि भारत माता कौन है, उसमें अगर ओबीसी आता है तो उसकी जनगणना आप कब कराएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि इस समय मुद्दा विहीन है और सामने शून्य है मोदी जी के। डॉक्टर साहब आप आए और आपने कई चीजों को रेखांकित किया, अंडरलाइन किया, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और आपकी रीच की दाद देता हूँ कि जिस तरह से आप सारी चीजों को समअप करते हैं और बहुत आसानी से समझाते। जैसे आपने आज कहा ना कि भैंस पानी में गई, इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छे से आपने मतलब समझाया। खैर, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने दोस्तों को अपडेट करते रहें, और 3 दिसंबर को ये जो नतीजे आ रहे हैं, वाकई उस दिन डॉक्टर साहब भी होंगे, अशोक वानखेड़े जी भी होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि जो नतीजे आए उसका सही तरह से आपके सामने इंटरप्रिटेशन करके रखें कि 24 में इन नतीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपके इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको।